मोदी सरकार को क्यों चाहिए लोकसभा में 362 सांसद? अभी कितनी है भाजपा की सीटें और कितने जुटाने हैं? चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं ममता चतुर्वेदी। परसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन का असली एजेंडा भारतीय राजनीति के गलियारों में इस समय विपक्षी सांसदों की पाला बदल नीति को लेकर जोरदार हलचल मची हुई है। दरअसल लोकसभा की राजनीति में इन दिनों एक संख्या सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है 362। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के कई बड़े राजनीतिक और संवैधानिक एजेंडों की चाबी मानी जा रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में विपक्षी दलों के सांसदों के पाला बदलने, नए राजनीतिक गठबंधनों और बगावतों की खबरों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। दरअसल इससे सबसे पहले अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों का एक गुमनाम पत्र, एनसीपी के नाम में विलय और फिर शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसदों की बगावत दिल्ली के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, बल्कि राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसदों ने बगावत कर झंडा बुलंद करते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। और इस राजनीतिक उठापटक के बीच आपको बता दें कि आम नागरिक के जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिरकार बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद मोदी सरकार को लोकसभा में 362 सांसदों की जरूरत क्यों है? मोदी सरकार को आखिरकार क्यों चाहिए 362 सांसदों का साथ? क्यों चाहिए? ये सवाल सभी जानना चाहते हैं। जैसे बीजेपी और एनडीए इस जादुई नंबर को हासिल करने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल देश की संसद में साधारण कानून पास कराने के लिए तो सामान्य बहुमत 272 सीटें ही काफ़ी होती हैं, लेकिन जब बात देश के संविधान को बदलने की आती है तो सरकार को विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि संविधान के मुताबिक किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए सदन में उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्थन होना अनिवार्य है। और ऐसे में अगर लोकसभा के सभी 543 सांसद सदन में मौजूद रहकर वोटिंग करें तो इस हिसाब से 2/3 के नियम के हिसाब से सरकार को 362 वोटों की ज़रूरत होती है। और हाल की अगर बात करें तो हाल ही में अप्रैल 2026 में मोदी सरकार लोकसभा में एक ऐसा ही संविधान संशोधन बिल 131वां संशोधन बिल लेकर आई थी, जिसका मकसद साल 2029 के चुनाव तक महिला आरक्षण कानून जमीन पर उतारना और इसके साथ ही लोकसभा की अधिकतम सीटों की अगर बात करें तो 550 से बढ़ाकर 850 करना था। लेकिन उस दौरान सदन में 528 सांसद मौजूद थे और बिल पास कराने के लिए 352 वोटों की दरकार थी, लेकिन सरकार के पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़ सके और विपक्ष के 230 विरोध मतों के कारण यह बिल 54 वोटों से गिर गया। बीजेपी इसी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मॉनसून सत्र से पहले इस आंकड़े को हर हाल में दुरुस्त करने की रणनीति बनाई है। आइए अब जान लेते हैं कि परसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन का असली एजेंडा आखिरकार है क्या। तो दरअसल मोदी सरकार के इस पूरे चक्रव्यूह के केंद्र में 2 सबसे बड़े एजेंडे शामिल हैं। पहला एजेंडा है परसीमन बिल, यानी कि डिलिमिटेशन बिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी इस बात की पुष्टि की है कि केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में परसीमन बिल को दोबारा से पेश करने की तैयारी में है। इसके साथ ही महिला आरक्षण को भी लागू करने के लिए देश में लोकसभा की सीटों का दोबारा निर्धारण यानी कि परसीमन होना बेहद आवश्यक है, जरूरी है, जिसके लिए संविधान के आर्टिकल 81 और 82 में संशोधन करना पड़ेगा। सरकार का दूसरा सबसे बड़ा और लॉन्ग टर्म एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव बिल को पारित कराना है।
इस कानून के आगे अगर इस कानून की बात करें तो इस कानून के आने के बाद पूरे देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। आपको ये भी बताते चलें इस पूरे मामले को लेकर कि दिसंबर 2024 में सरकार इस बिल को संसद में लेकर आई थी, जिसे बाद में जेपीसी में भेज दिया गया था। यानी कि मसला यहाँ पर भी अटक गया और इस महाकानून को पास कराने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल उन्हें भंग करने और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़े संविधान के आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 में बड़े बदलाव करने होंगे, जिसके लिए 2/3 बहुमत होना अनिवार्य शर्त है। अगर वर्तमान में सरकार के दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। दरअसल साल 2026 के आम चुनाव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 240 सीटें हासिल हुई थी, जबकि गठबंधन के सहयोगियों की अगर बात करें जिसमें टीडीपी को 16, जनता दल यूनाइटेड को 12, शिवसेना शिंदे गुट को 7, एलजेपी रामविलास को 5 और अन्य को मिलाकर यह आंकड़ा 292 पर पहुंचता है। इसके बाद 14 जून को टीएमसी के 20 बागी सांसदों के एनडीए समर्थित धड़े से जुड़ने के बाद यह संख्या 315 हो गई है। और यदि अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट के 6 और सांसद पाला बदलते हैं तो लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 318 सांसदों तक पहुंच जाएगा। यानी कि 2/3 के आंकड़े 362 से सरकार अब भी लगभग 44 सीटें दूर है। आइए अब जानते हैं कि अभी तक राज्यसभा में किसके कितने सांसदों की संख्या है। तो दरअसल राज्यसभा की कुल 244 सीटों में से एनडीए के पास शुरुआत में 138 सीटें थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के टूटने से बीजेपी की निजी तौर पे व्यक्तिगत संख्या 106 से बढ़कर 113 हुई और एनडीए 145 पर पहुंचा। जून में हुए राज्यसभा चुनाव में मिली अतिरिक्त जीत और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली सीटों को जीतने की उम्मीद को लेकर देखा जाए तो राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा 154 सीटों तक पहुंचने की संभावना है, जो 2/3 बहुमत से महज 10 सीट कम है। लोकसभा में 44 और राज्यसभा में 10 सीटों के इस फासले को पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र कुछ खास क्षेत्रीय दलों और विपक्षी खेमे में सेंधमारी कर सकती है। अब चलिए जानते हैं कि लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार क्या रणनीति तैयार की है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नज़र तमिलनाडु के डीएमके के 22 सांसदों और इसके साथ ही झारखंड के जेएएम के 3 सांसद पर टिकी हुई है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक डीएमके को साधने का जिम्मा चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है। इसके अलावा विपक्षी सांसदों की अगर बात करें तो अनुपस्थित वोटिंग के लिए सदन से गायब रहना भी सरकार के पक्ष में जाता है, सरकार को ही मददगार साबित होती है, क्योंकि इससे वोट करने वालों की कुल संख्या कम हो जाती है। यानी कि 2/3 का ज़रूरी आंकड़ा जो है वो अपने आप ही नीचे आ जाता है यदि सांसदों की संख्या बल कम होती है। तो ऐसे में चलिए आपको अब बताते हैं कि लोकसभा के लिए बीजेपी ने राज्यसभा के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है ताकि जो बिल है वो पास हो सके। राज्यसभा में बीजेपी को वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन की अगर बात करें तो उनके पास 4 सीटें हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल के पास अगर सीटों की बात करें तो 5 सीटें जैसी न्यूट्रल पार्टियों के समर्थन की उम्मीद है एनडीए को। हालांकि नवंबर में उत्तर प्रदेश से रिटायर हो रहे 10 राज्यसभा सांसदों के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही अपनी जो मजबूत स्थिति के चलते ही आपको बता दें कि एनडीए का कुछ खेल जो है उलझा सकती है।
ऐसे में अब जनता के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा होने वाला है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि परिसीमन बिल पास होने के बाद अगर देश में लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 हो जाती हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को अपने कोर वोट बैंक वाले राज्यों में मिलेगा। दरअसल परिसीमन के बाद बहुमत के लिए 426 सीटों की जरूरत होगी। साल 2019 में बीजेपी ने हिंदी भाषी राज्यों की अगर बात करें, यानी कि काऊ बेल्ट की अगर बात करें, तो 55% सीटें जीती थी। नए परिसीमन के बाद इसी प्रदर्शन के दम पर बीजेपी अकेले इन 8 हिंदी भाषी राज्यों से ही लगभग 299 सीटें निकाल लेगी, जो बहुमत का करीब 70% होगा। इसके साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक को जोड़कर पार्टी आसानी से अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। यानी कि साल 2024 के कमजोर प्रदर्शन के आधार पर भी अगर गणना की जाए, तो परिसीमन के बाद हिंदी भाषी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी को इन 8 राज्यों से ही लगभग 210 सीटें मिल जाएंगी, जो नए बहुमत के आंकड़े का आधा हिस्सा अकेले दम पर पूरा कर देगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को सीमित करने और इसके साथ ही 2029 की चुनावी पिच को अपने अनुकूल तैयार करने के लिए संसद में हर हाल में 2/3 बहुमत का किला फतह करना चाहती है। फिलहाल आपको बता दें कि 362 का आंकड़ा मोदी सरकार के लिए सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि कई बड़े राजनीतिक लक्ष्यों का आधार भी माना जा रहा है। महिला आरक्षण, परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए सरकार को व्यापक समर्थन की जरूरत होगी और आने वाले महीनों में संसद के भीतर और बाहर होने वाली राजनीतिक हलचल इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे सकती है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।